पेंशन स्कीम की कैसे खुलवा सकते हैं आप यहां अपना अकाउंट और क्या है इसके फायदे, इस पर करेंगे एक खास चर्चा। एनपीएस में 3 तरह के टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, उनका फायदा आप कैसे उठा सकते हैं, इसकी जानकारी भी आपको हम कार्यक्रम में आगे देंगे। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में निवेश करके आप अपने दे सकते हैं अपने सपनों को उड़ान। एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने पेश करेंगे, बात करेंगे उनसे और समझेंगे कि कैसे उन्होंने अपने सपने पूरे किए और कैसे आप कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बताएंगे आपको कैसे अपना पोर्टफोलियो संतुलित बनाना चाहिए। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड और लोन से जुड़े सभी सवाल आप हमें भेज सकते हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। सवाल भेजने का तरीका बिल्कुल आसान है, हमें व्हाट्सएप कीजिए 9619873567 पर। आप वीडियो बनाकर भी अपना सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। तो बात होने वाली है आज कार्यक्रम में एनपीएस पर और हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं ईटी मनी के सीओओ संतोष नवलानी जी। संतोष, बहुत बहुत स्वागत शो में आपका। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन बहुत सारे लोग इसके बारे में शायद जानते नहीं हैं। आज आपकी एक्सपर्टीज यूज करके हम इस पर समझेंगे। सबसे पहला सवाल बिल्कुल बेसिक मेरा होगा, एनपीएस होता क्या है? हाय सुमित्र। आपने सही बताया कि एनपीएस शायद बहुत कम लोगों को पता है। ये इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेंशन सिस्टम। ये पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें जो प्राइवेट सेक्टर सिटीजन्स हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है, ये जो जनता इंडिया की है, इनको कभी भी एक रेगुलर पैसिव इनकम या पेंशन का या सोशल सिक्योरिटी जो बोल सकते हैं हम लोग, कभी अवेलेबल नहीं था आफ्टर रिटायरमेंट फॉर देमसेल्व्स। तो एनपीएस एक जरिया है प्रॉब्लम सॉल्व करने का कि पेंशन जो कि प्राइवेट सिटीजन्स को नहीं मिलती वो मिली जाए। और ये जो काम करता है ये होता है एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर कि आप अपना कंट्रीब्यूशन करिए हर महीने, हर साल, और 60 साल तक आप पैसा जोड़ते हैं और आपके पास 60 साल की एज के बाद ऑप्शन होता है कि आप अपने जमा की हुई रकम को पेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, दुनिया का सबसे लो कॉस्ट रिटायरमेंट सॉल्यूशन बोल सकते हैं इसको, जिसकी कॉस्ट इतनी कम है कि इवन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स जो बोलते हैं बहुत सस्ते होते हैं कंपेयर टू रेगुलर म्यूचुअल फंड्स, उनसे भी सस्ता तरीका होता है रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करने का। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोगों को पता है और मैं बहुत खुश हूं कि हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं आज। बिल्कुल संतोष, लेकिन एक बड़ा एंगल आता है जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक सबसे बड़ा सवाल जो मन में लोगों के आता है वो ये कि जितनी कमाई मैं कर रहा हूं, जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, उस पर मुझे टैक्स कैसे देना होगा। तो मैं सबसे पहले जो सबसे बड़ी चिंता है उसको दूर करना चाहूंगा दर्शकों की, फिर मैं और बारीकियों पर पहुंचूंगा। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या एनपीएस में टैक्सेशन सिस्टम डिफरेंट होता है, किस तरह का टैक्स सिस्टम लागू होता है जब हम एनपीएस में पैसे लगाते हैं उसमें या उसमें से पैसे निकालते हैं तब? श्योर। सो एनपीएस बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि हम इंडियंस अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करें और अपनी सोशल सिक्योरिटी का अरेंजमेंट खुद करें, तो बहुत सारी टैक्स बचत की छूट गवर्नमेंट ने दी है और इसका फायदा उठाना हमारे हाथ में है। तो इसमें 3 तरह के टैक्स बेनिफिट अवेलेबल हैं। ये हर आदमी को नहीं मिलते, लेकिन जो सबसे पहला और दूसरा ऑप्शन है वो हर सबको मिल सकता है। तो सेक्शन 80C जो कि बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए सेक्शन बनाया गया इनकम टैक्स रेगुलेशंस के अंदर में, उसमें पॉपुलर प्रोडक्ट्स हो चुके हैं पीपीएफ या ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स, या हम लोग अपनी एजुकेशन लोन भी पे करते हैं, वो सब सेक्शन 80C की छूट में आता है, लेकिन उसकी लिमिट होती है 1.5 लाख रुपीस हर साल। तो अगर एक इंडियन इन्वेस्टर चाहता है कि उसको
अपना पूरा फायदा उठाना है एनपीएस के जरिए, तो वो अपना 1.5 लाख रुपया साल का एनपीएस में लगा सकता है, जो कि पूरा टैक्स बचाएगा। तो अगर आप 30% की टैक्स स्लैब में बिलोंग करते हैं, तो ये साल का करीबन आपके लिए 46,800 रुपीज बचाएगा, इंक्लूडिंग इनकम टैक्स एंड सरचार्ज दैट आप जो पे करते हैं। तो 1.5 लाख रुपए आप वहां से इन्वेस्ट करके टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकते हैं और 46,800 रुपीज बचा सकते हैं। इसके अलावा खास करके एनपीएस को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने एक और सेक्शन बनाया है इनकम टैक्स रेगुलेशंस में, विच इज कॉल्ड सेक्शन 80C CCD1B। इस सेक्शन में क्या होता है कि आपको 50,000 रुपए तक की छूट मिलती है सिर्फ एनपीएस के लिए खास करके। तो अगर हर इंडियन चाहे तो अपनी रिटायरमेंट के लिए 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है और ये पूरे 2 लाख रुपए पे इनकम टैक्स की छूट मिलेगी। तो आप अगर 30% टैक्स स्लैब को बिलोंग करते हैं तो आप 60,000 से ऊपर टैक्स बचा सकते हैं, मतलब हर महीने 5,000 के ऊपर टैक्स बचा सकते हैं और रिटायरमेंट के लिए भी सेव कर सकते हैं। एक तीसरा सेक्शन है जो कि सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए अवेलेबल है। जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, अगर उनकी ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट चाहे तो उनको ऑप्शन दे सकती है जिसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकता है 10% ऑफ बेसिक सैलरी एंड एवरी मंथ। तो आप अगर बेसिक सैलरी आपकी 25,000 रुपए पर मंथ है या 50,000 पर मंथ है, तो अप टू 10% ऑफ द बेसिक एम्प्लॉयर अगर इन्वेस्ट करेगा आपके नाम पे एनपीएस अकाउंट में आपके, तो आपको आपकी वो सैलरी टैक्स से छूट हो जाती है। तो 3 तरह के टैक्स बेनिफिट है, जो 2 लाख रुपए आप खुद इन्वेस्ट करके बचा सकते हैं और बाकी का जो थर्ड सेक्शन है वो एम्प्लॉयर आपके नाम पे इन्वेस्ट करेगा तो वो भी बच सकता है। तो काफी बढ़िया और मल्टीपल तरीके अवेलेबल हैं एनपीएस में इन्वेस्ट करने के। आप रिटायरमेंट भी प्लान कर सकते हैं अच्छे से, जो कि आपको पेंशन देगा, और सेकेंडली आपके पास ऑप्शन भी अवेलेबल है टू सेव टैक्सेस। दोगुना फायदा होता दिख रहा है इस एनपीएस के जरिए कि आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग भी अच्छे से कर सकते हैं और साथ ही साथ जब आप नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और आप एनपीएस में पैसा लगा रहे हैं तो आप टैक्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होती है संतोष एनपीएस में? क्या हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कुछ ट्वीक कर सकते हैं कि कोई ऑप्शंस अवेलेबल हैं? क्या ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये ऑप्शन सूट करता है तो मैं ये लूं, या एक ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम है कि एक ही बार हर व्यक्ति एक तरह से ही पैसा लगा सकता है? नहीं सौमित्र, सो इसमें काफी फ्लेक्सिबल ऑप्शंस दिए गए हैं इन्वेस्टर्स के लिए। तो आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, अगर आप अपने आप को जानते हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसा इन्वेस्ट करना है। तो प्राइमरली जब आप अपना एनपीएस अकाउंट खोलते हैं तो हर आदमी के पास एक ही एनपीएस अकाउंट हो सकता है इंडिया में, और इसका पैन नंबर होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। तो आपने एक बार अकाउंट खोल दिया तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक टीयर 1 जो कि टैक्स बचाता है और एक टीयर 2 जो कि टैक्स नहीं बचाता है। मैं टीयर 2 की बात नहीं करूंगा जो कि शायद बेस्ट तरीका नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज उसमें टैक्सेशन क्लैरिटी नहीं है। बट जो टीयर 1 है जो कि आप टैक्स इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं और रिटायरमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं क्योंकि लॉक इन होता है। तो पहली बात करते हैं लॉक इन की। तो इसमें लोग बोलते हैं ये फ्लेक्सिबल नहीं है क्योंकि इसमें पूरी 60 साल तक आपकी पैसे लॉक हो जाते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि सबसे बढ़िया बात यह है कि आपका पैसा 60 साल तक लॉक इन रहता है। तो जो पैसा आपका लॉक इन 60 साल की एज तक रहेगा वही आप रिटायरमेंट की तरह यूज कर सकते हैं। नहीं तो पैसे हम लोग ढंग से इन्वेस्ट नहीं करते हैं या बैंक अकाउंट में पड़े तो खर्च हो जाते हैं, तो ये पैसा आपका साइड हो जाता है आपकी लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। सबसे बड़ी बात रिटायरमेंट के लिए एनपीएस में लॉक इन है अप टू एज ऑफ 60। ये मेरे हिसाब से बेहतर चीज है, ना कि एक बुरी बात इन आवर ओपिनियन। सेकेंड चीज है कि इसके अंदर ऑप्शन मिलता है एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस। तो अगर आप ऑटो चॉइस सिलेक्ट करेंगे, एज नाम बोलता है कि ऑटो मतलब ऑटोमेटिक सब चलेगा, तो आप अपनी एज जब डिक्लेयर करते हैं एनपीएस के अंदर तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे कि मॉडरेट करना चाहेंगे कि एग्रेसिव करना चाहेंगे। एग्रेसिव में आपको 75% का पैसा इक्विटी में जाएगा और जो 25% पैसा बचा होता है वो कॉर्पोरेट डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाता है। आप अगर
मॉडरेट सिलेक्ट करेंगे तो 50% आपका इक्विटी फंड्स में लगाया जाएगा और 50% स्प्लिट किया जाएगा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। और तीसरा ऑप्शन होता है कंजर्वेटिव, जिसमें 25% तक लिमिट होती है इक्विटी की और बाकी पैसा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो आप आसानी समझ जाएंगे कि इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होते हैं। ये अल्टीमेटली एक फंड के तरीके आप उसको देख सकते हैं कि इक्विटी फंड एक मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप इक्विटी फंड कैसे रिटर्न देगा, वैसे ही आपको इक्विटी रिटर्न देगा, और जैसे आपको डेट फंड रिटर्न देते हैं वैसे आपको रिटर्न देंगे। जस्ट दैट ये एनपीएस के नाम से होंगे और ना कि म्यूचुअल फंड के नाम से। इसमें जब आपकी एज बढ़ती जाती है तो ऑटो चॉइस में करस्पॉन्डिंग जो आपने एग्रेसिव प्लान सिलेक्ट किया, मॉडरेट सिलेक्ट किया या कंजर्वेटिव सिलेक्ट किया, इसमें एज जैसी आपकी एज बढ़ती जाएगी तो उसमें इक्विटी एलोकेशन कम होते जाएगा और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड का बढ़ते जाएगा। ऐसे होगा कि आप जब एक एग्रेसिव ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं तो 60 साल की एज में आपके पास शायद 15 से 20% ही इक्विटी में रहेगा और बाकी सब आपका पैसा सेफ जोन में रहेगा। ऐसे ही मॉडरेट और कंजर्वेटिव में 5% इक्विटी में रहेगा, बाकी पूरा पैसा आपका सेफ जोन में रहेगा। और मॉडरेट में शायद 90% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड में रहेगा और 10% इक्विटी में रहेगा। ये अच्छी बात है क्योंकि जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो आपकी रिस्क लेने की क्षमता कम होती जाती है और आपकी रिटायरमेंट आपके पास आती रहती है। तो रिटायरमेंट जैसे पास आती है उसमें रिस्क आपके इन्वेस्टमेंट में कम करती जाती है। तो बहुत ही बढ़िया है ऑटो चॉइस सिलेक्ट करना। लेकिन आप अगर एक जानकार इन्वेस्टर हैं तो आप एक्टिव चॉइस सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप अपने पैसे को अपने हिसाब से इन्वेस्ट करिए और जब आपको चाहे कि मार्केट बहुत बढ़िया लेवल पे जा चुका है और प्रॉफिट बुक करने चाहिए तो आप पैसा निकाल के कॉर्पोरेट बॉन्ड और डेट में डाल सकते हैं। और अगर आपको लगे कि मार्केट बहुत चीप हो गया है जैसे मार्च 2020 में हुआ था तो आप इक्विटीज पैसा डेट से पैसा निकाल के इक्विटी में लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप मार्केट के लेवल्स को देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं और ये पैसा वहीं के वहीं रहेगा टीयर 1 अकाउंट में और जस्ट अपना शेप और साइज चेंज करेगा कि इक्विटी से मैं अब डेट में चला गया, डेट से इक्विटी में चला गया। तो इससे रिटर्न्स बढ़िया हो जाते हैं। और बेस्ट पार्ट ये होगा कि जैसे आप अगर ये खुद म्यूचुअल फंड में करेंगे तो टैक्स लगता है, इसमें ये टैक्स नहीं लगेगा आपको। ये पूरा टैक्स फ्री रीबैलेंसिंग बोल सकते हैं। तो आप 60 साल की एज में आपके पास शायद बेटर राशि रहेगी बिकॉज आप ढंग से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप एक्टिव चॉइस ले रहे हैं तो इसमें एक रूल होता है कि पीएफआरडीए रेगुलेशन के हिसाब से कोई भी इन्वेस्टर 60 साल की एज में जब पहुंचता है तो एक्टिव चॉइस में 50% के ऊपर इक्विटी नहीं होनी चाहिए। तो आप जब 51 साल के हो जाते हैं तो हर साल बढ़ते बढ़ते आपका 2.5% पैसा इक्विटी से काटा जाता है और वो डेट और कॉर्पोरेट बॉन्ड में डाला जाता है। तो उससे क्या होता है कि बाय द एज ऑफ 60 आप अब अगर आप पूरे 75 इक्विटी में इन्वेस्टेड थे तो कम होते होते वो 50 पे पहुंच जाएगा। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, एक्टिव और ऑटो। अगर आप जानकार इन्वेस्टर हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आप एक एक्टिव चॉइस लें और हर 3 महीने, 6 महीने या 1 साल में अपने पोर्टफोलियो को चेक करें और थोड़े बहुत चेंजेस करें जिसकी वजह से आपका रिटर्न बेटर आ सकता है। और अगर आप जानकार नहीं है तो आप एक मॉडरेट या एग्रेसिव प्लान लीजिए बिकॉज 60 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, तो शायद आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि पैसा वैसे भी लॉक्ड इन है, आप निकाल नहीं सकते। तो काफी बढ़िया रिटर्न आया है। अगर आप एनपीएस के रिटर्न्स देखेंगे तो पीपीएफ और ईपीएफ के हिसाब से काफी अच्छे हैं। ईपीएफओ और पीपीएफ में इस टाइम पे 7 से 8% का ब्याज दर मिलता है सालाना, लेकिन एनपीएस के रिटर्न्स 11-12% भी जा चुके हैं पास्ट में। तो बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी है, आपका रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत बढ़िया हो सकता है अगर आप एनपीएस सिलेक्ट करें तो। बहुत अच्छी बात आपने और बहुत अच्छे डिटेल में समझाया संतोष, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। कभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं, ये फ्लेक्सिबिलिटी एनपीएस आपको देता है। अगर आप खुद अपनी रिसर्च करते हैं, खुद पढ़ाई करते हैं, मार्केट समझते हैं, डेट को, इक्विटी को, तो आप जो है वो एक ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। नहीं तो ऑटो ऑप्शन जैसा संतोष बता रहे हैं, अगर आपको लगता है कि शायद आपके पास समय नहीं है, आप काम में
या परिवार में व्यस्त हैं और आपका पैसा फिर भी अच्छा कमाई करके देना चाहिए आपको, तो ऑटो ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। ये बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज़ है। आपने जो बात अभी बताई संतोष, उससे मेरे दिमाग में दो सवाल आए। मैं क्लब करके ही पूछता हूँ। पहला तो ये कि चूंकि मेरा पैसा 60 साल के लिए लॉक्ड इन है, क्या मेरे पास नॉमिनी रखने का कोई स्कोप है एनपीएस में? और दूसरा ये कि अगर कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये एक म्यूचुअल फंड की तरह ही काम कर रहा है, क्योंकि पैसा इक्विटी में जा रहा है, फिर डेट में जा रहा है, मूव कर सकते हैं, तो जाहिर तौर पर फंड मैनेजर भी होते होंगे। उनका चुनाव कैसे करें, कैसे ये तय करें कि कौन सा फंड मैनेजर बेटर है और कौन सा नहीं है? श्योर। सो नॉमिनी होता है सुमित्रा, इसके अंदर एनी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे प्रोवाइड करता है नॉमिनी, तो आप नॉमिनेट कर सकते हैं जो कि इन द अनइवेंटफुल डेथ में नॉमिनी को राशि मिली जाएगी। सेकंड जो क्वेश्चन आपने पूछा कि फंड मैनेजर कैसे सिलेक्ट करें, तो इसमें एक अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, जो भी 6 फंड मैनेजर्स हैं PFRDA के अपॉइंटेड फॉर मैनेजिंग एनपीएस, ये सबके रिटर्न्स काफी सिमिलर हैं। और इसका रीजन है क्योंकि ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अगर कॉर्पोरेट तो जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आपको बताना पड़ता है एक्टिव की ऑटो, अल्टीमेटली सबके पैसे सेम तरीके से मैनेज हो रहे होते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में पैसा लगा रहे हैं, तो अगर आप जी से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा रहे हैं, तो पूरा पैसा आपका हर इन्वेस्टर का सेम तरीके से मैनेज होगा। तो परसेंटेज अलोकेशन चेंज होता है, ना कि फंड कैसे रन किया जाएगा। तो जो रेगुलेशंस होते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कैसे इन्वेस्ट करना है या कॉर्पोरेट बॉन्ड में कैसे इन्वेस्ट करना है फंड मैनेजर के लिए, वो सबके लिए लागू होते हैं। तो आप देखोगे, बिकॉज वो डेट इन्वेस्टमेंट है, जाकि अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स कंपेयर करोगे तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में आप देखेंगे अगर फंड मैनेजर क्रेडिट रिस्क नहीं ले रहा है तो सबके रिटर्न्स आसपास होते हैं। तो वही एनपीएस में भी आपको मिलेगा, सबके रिटर्न्स आसपास रहेंगे। इक्विटीज में रिटर्न जनरेशन पॉसिबिलिटी होती है फंड मैनेजर के पास, लेकिन उसमें भी पीएफआरडी के रेगुलेशंस हैं कि किस तरीके के स्टॉक्स आप खरीद सकते हैं। बहुत ही रिसेंटली कोई रेगुलेशंस मॉडिफाई होती है कि आईपीओ में आप लगा सकते हैं पैसा कि नहीं लगा सकते हैं एज फंड मैनेजर। कोई स्टॉक्स एफएनओ में है तो ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो काफी लिक्विड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने को पीएफआरडीए रेगुलेशन करता है, और इसकी वजह से टिपिकली सबके पोर्टफोलियोज काफी लार्ज कैप ओरिएंटेड होते हैं, तो रिटर्न्स भी काफी सिमिलर है। तो आप अगर तुलना करेंगे एग्रेसिव, मॉडरेट, कंजर्वेटिव ऑप्शंस के या एक्टिव ऑटो चॉइस के अंदर भी जो डिफरेंट एज ग्रुप के साथ रिटर्न्स करेंगे, तो काफी सिमिलर रिटर्न एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। हाँ, कि अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो एचडीएफसी के फंड्स ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है कंपेयर टू एवरीबॉडी एल्स। बट मैं नहीं कहूंगा कि रिटर्न्स देख के आप कोई फंड मैनेज सेलेक्ट करें। आपको लगता है कि आप एचडीएफसी या आईसीआईसीआई या बिरला या एसबीआई या एलआईसी, जो भी आपको लगता है कि प्रेफर्ड ब्रांड है, आप उसमें पैसा लगाइए। रिटर्न एक्सपीरियंस आपको मोस्टली सेम ही मिलेगा। म्यूचुअल फंड के जितने एड्स भी हम देखते हैं संतोष, उनमें यही कहा जाता है कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ गारंटी ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस, और निवेशकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी नए फंड में जब वो पैसा लगा रहे हैं तो उनको अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, अपनी रिसर्च पूरी करनी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि शायद आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स हैं बाकायदा जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके गोल्स डिफाइन करने के लिए, आपकी रिस्क मैनेज करने के लिए, और फिर आप उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें तो वो बेहतर होगा। एनपीएस बहुत अच्छे से आपने समझाया संतोष। अब मैं उसके दूसरे पार्ट पे आना चाहूंगा। जब मैं 60 साल का हो गया, अब मुझे अगर इसमें से पैसा विड्रॉ करना है तो उसका प्रोसेस कैसा है? कितना सिंपल या कितना कॉम्प्लिकेटेड है? तो एक्चुअली बिकॉज ये एक पेंशन सिस्टम है सबसे पहले, तो पीएफआरडीए रेगुलेशंस में ऐसा बनाया गया है कि आप पेंशन लेना कंपलसरी है। और अगर, और वो बेटर भी है कि अगर आप 60 साल तक अगर इन्वेस्ट करेंगे तो अगर आपकी राशि जमा हुई 1 करोड़ या 2 करोड़ हो चुकी है, जो कि पॉसिबल है अगर आप ढंग से पूरे 30 साल 25 साल इन्वेस्ट करें, 2 लाख रुपए पूरे जो मिलते हैं टैक्स लिंक के, और ज्यादा भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट चाहे तो आप करेंगे तो शायद आपको 1 करोड़ 2 करोड़ पैसे जमा हो सकते हैं, या शायद ज्यादा भी जमा हो सकते हैं अगर आप ज्यादा पैसा लगाएंगे, जो कि अच्छी बात होगी। तो अगर आप पूरा पैसा एक साथ विड्रॉ करेंगे तो उसमें एक री इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है। आप पैसा मिसमैनेज भी कर सकते हैं, कहीं आपका नुकसान भी हो सकता है। तो पीएफआरडी ने रूल्स बनाए हैं कि आप 60% आपकी जमा राशि आप विड्रॉ कर सकते हैं और ये टैक्स फ्री होगी।
लेकिन जो 40% राशि बचेगी, आपको मिनिमम 40% राशि की पेंशन खरीदनी है। तो अगर आप चाहें तो 60% नहीं विड्रॉ करें और 40% विड्रॉ करें या 30 विड्रॉ करें और 70% की पेंशन बनाएं, तो वो ऑप्शन आपके हाथ में होता है। तो मिनिमम आपको 40% पीएफआरडीए गवर्न करता है, आपको बनानी पड़ेगी। तो आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से एन्युटी प्रोवाइडिंग जो एन्युटी प्रोवाइड करते हैं उनसे खरीदनी पड़ेगी। और हर महीने आपको मल्टीपल जो एन्युटीज प्रोवाइड करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज, उसमें ऑप्शन होता है डिफर्ड एन्युटी, रिटर्न ऑफ प्रीमियम या लाइफ एन्युटी चाहिए, कि मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जिसमें आपको कुछ रिटर्न प्रॉमिस किया जाता है, वो रिटर्न आपको मिलता है। तो आप एन्युटी लेंगे तो आपको पेंशन हर महीने आपके अकाउंट में आती रहेगी। तो ये दो तरीके हैं निकालने के। एक्चुअली तरीका एक ही है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है कि आपको पेंशन कितने अमाउंट की चाहिए, उसके हिसाब से आप एन्युटी बनाइए और बाकी आप टैक्स फ्री विड्रॉ कर सकते हैं। फिर वही सवाल मेरा कि जब मैं विड्रॉ कर रहा हूं पैसे, मैंने सारी उम्र 30 साल 35 साल लगाकर पैसे जमा किए, अब मैं विड्रॉ कर रहा हूं, मुझे कहीं कोई एक्स्ट्रा टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा? तो जो 60% आप विड्रॉ करते हैं, अगर विड्रॉ करते हैं पूरा का पूरा जो अलाउ करता है पीएफआरडीए, तो ये पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है। तो आप देखिए कि आपको 2 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिली, तो आपने उस पर टैक्स, इनकम टैक्स बचाया। आपने 20 साल 25 साल 30 साल 60 साल की एज तक जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया, वो भी टैक्स फ्री कमाया। जब विड्रॉ कर रहे हैं तो 60% पूरा टैक्स फ्री है। तो अगर आप 40% देखेंगे, वो 40% एज पर करंट इनकम टैक्स रेगुलेशंस जो है, एन्युटी की पूरी इनकम टैक्स की जाती है। तो अगर आप उस टाइम पे भी टैक्स 30% टैक्स ब्रैकेट पे बिलोंग करेंगे, तो आप अप्रोक्सीमेटली सोच लीजिए आपका 12% जो आपका कैपिटल था उस पर टैक्स लग रहा है, जो कि शायद बुरा नहीं है, क्योंकि आपने बहुत सालों तक एक वेल्थ क्रिएट करी विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस, आपने रीबैलेंसिंग करी विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस, आपने अपना रिस्क मैनेज किया बाय बीइंग एक्टिव और ऑटो दोनों में रिस्क मैनेज होता है, वो भी टैक्स बचाया। तो काफी टैक्स बचता है आपका पूरी जिंदगी तक, लेकिन आखिरी में जब एन्युटी आप स्टार्ट करते हैं तो वो आपकी इनकम टैक्सेबल हो जाती है 40% वाली। तो अगर जैसे मैंने बताया कि 30% इनकम ब्रैकेट में आप हैं और 40% आप एन्युटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो रिटर्न्स अज्यूम करके अप्रोक्सीमेटली 12-13% आपका टैक्स लगेगा, जो कि बुरा नहीं है फॉर एनीबडी इन माय ओपिनियन। बिल्कुल सही और वो बात भी है। आपकी टैक्सेबल 60%। इनकम होनी चाहिए। जी। अगर आप उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनकम टैक्स ब्रैकेट्स ऐसे होंगे कि 5 लाख की जगह पर 10 लाख रुपए टैक्स फ्री होगा फॉर एनीबडी, एंड 10 लाख के बाद 10% टैक्स लगेगा, तो शायद आपकी एन्युटी इतनी हर महीने आपकी रिक्वायरमेंट जो होगी इतनी कम होगी कि आप शायद टैक्स पे नहीं करें। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना एन्युटी चूज करते हैं हर महीने, और आपका इनकम टैक्स ब्रैकेट उस टाइम पे क्या होगा। करेक्ट, बिल्कुल। तो जितना थोड़ा बहुत टैक्स अगर लगता भी है वो 40% के हिसाब पे लगेगा, 60% जो है वो टैक्स फ्री रहेगा। तो अगर उस समय अगर आप कुछ टैक्स दे भी रहे हैं, तो चूंकि इतने सालों आपने नहीं दिया है, तो उसमें कोई खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चूंकि ये मेरे एक पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा संतोष, एनपीएस, तो हम जैसे बात करते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, पोर्टफोलियो बैलेंस करने का, कितना हिस्सा मेरे कुल पोर्टफोलियो का हिस्सा एनपीएस में हो सकता है? मैं कहूंगा कि आप रिटायरमेंट प्लानिंग प्राइमरी एनपीएस से कर सकते हैं सौमित्र। तो अगर आप रिटायरमेंट के लिए हर महीने 10,000 या 25,000 या 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि शायद बहुत लोगों को कम से कम करना चाहिए इन्वेस्टमेंट एज पर वंस इनकम ब्रैकेट और एक्सपेंसेस ऑन मंथली बेसिस, तो आप जो रिटायरमेंट में करें तो आप प्राइमरीली वो पैसा एनपीएस के थ्रू इन्वेस्ट करिए। ये हमारा रिकमेंडेशन होगा। लेकिन अगर आप लॉक इन से घबराते हैं कि आपका पूरा पैसा लॉक इन 60 साल की एज तक रहेगा, तो आपकी लिक्विडिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होगी, तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कैश फ्लोज। तो इसका कुछ मैथ्स नहीं है कि कितना एनपीएस से करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली ये आपका पोर्टफोलियो है, इसमें अल्टीमेटली इक्विटी और डेट ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो आप अपने लॉक इन के हिसाब से करिए कि आप कितना लॉक इन अफोर्ड कर सकते हैं। हमने बहुत सारे ईटी मनी पे हम एनपीएस प्रोवाइड करते हैं, काफी लोग एनपीएस में हमारे ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। तो हमने देखा है कि मैक्सिमम लोग 2 लाख रुपए
तक की छूट यूज करते हैं और उससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, तो आप एटलीस्ट बिगिनिंग कर सकते हैं कि पूरे 2 लाख रुपए अपने आप सेव कर लें बाय इन्वेस्टिंग इन एनपीएस, और आपका रिटायरमेंट गोल भी हो जाएगा और टैक्स भी बच जाएगा। और उसके अलावा आपके पास पैसा बचता है जो रिटायरमेंट की जरा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप आधा आधा स्प्लिट करिए या 70% आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करिए और बाकी इंस्ट्रूमेंट में लगाइए और 30% आप एनपीएस में लगाइए। तो ये आप एक इंडिविजुअल डिसीजन होगा इन माय ओपिनियन, एंड ऐसा कोई थंब रूल नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल, मेरा सवाल भी इसीलिए था संतोष, जो आपने जो समझ ली बात वो ये कि जैसे ही आप किसी को बताते हैं कि आपका पैसा आपकी 60 साल की उम्र तक लॉक हो गया, एक बार एक को व्यक्ति सोचता है कि अरे इतने साल के लिए पैसा लॉक करना अच्छा आइडिया है कि नहीं। पर बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं एनपीएस में जो आपने समझाए, बहुत फ्लेक्सिबल है, एक अच्छा पेंशन स्कीम है उन लोगों के लिए जिनको अपने वर्क एनवायरनमेंट, अपनी इंडस्ट्री से, अगर प्राइवेट में आप जॉब कर रहे हैं प्राइवेट इंडस्ट्री में तो वहां से नहीं मिल रहा है। तो एक आखिरी सवाल, और मुझे लगता है वो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, एनपीएस का अकाउंट जो है वो कैसे खुलवाना चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन, क्या प्रोसेस होगा? श्योर मैं एक ऐड करूंगा सुमित्रा, आपने जो बोला कि लॉक इन हम घबराते हैं और कोई भी घबराएगा, अगर अगर उस जगह पे मैं हूं तो शायद मैं भी लॉक इन पूरा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन पैसा जो वेल्थ क्रिएट होती है लाइफ में, वो तब होती है जब पैसे को हाथ नहीं लगाते हैं बहुत टाइम तक। अल्टीमेटली कंपाउंडिंग जो वेल्थ क्रिएट करता है वो टाइम का फैक्टर होता है। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा। तो लॉक इन का सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये कि आप चाहें भी तो पैसा नहीं निकाल सकते, इसलिए अगर आपने 20 या 30% अपना अलोकेशन भी वहां लगाया रिटायरमेंट का, तो आप एक गारंटी ले सकते हैं लाइफ में कि आपके पास पैसा बहुत होगा आप 60 साल की एज में होंगे। तो आप ये ध्यान में रख के इन्वेस्ट करिए एज इन्वेस्टर, रादर देन लॉक इन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दें। अल्टीमेटली पीपीएफ हम यूज टू है इन्वेस्ट करते हुए एज इंडियंस, 15 साल का लॉक इन होता है, और मैंने लोगों को देखा है कि लोग अपनी पहली जॉब के बाद पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं और फिर उसको 60 साल की एज तक चलाते हैं। तो अगर आप पीपीएफ पैसा लॉक इन कर सकते हैं टू अर्न 7% और 7.5%, 8% जो कि हर बार से होता है, तो एनपीएस में जब 12% पैसा मिलेगा तो आप लॉक इन क्यों नहीं करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन होगा, रादर देन एक्चुअली रिकमेंडिंग कि लॉक इन मत करिए। ऑन सेकंड क्वेश्चन आपने बताया कि एनपीएस में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, तो बहुत सारे ऑप्शंस है इन्वेस्ट करने के लिए। ऑफलाइन में काफी जो भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सब लोग एनपीएस सुविधा प्रोवाइड करते हैं उनकी ब्रांचेस में। ईटी मनी पे आप ऑनलाइन में एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जब ईटी मनी ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें एनपीएस का ऑप्शन होता है, आप ऑनलाइन अपना अकाउंट खोल सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं या एक डीमैट अकाउंट ऑपरेट करते हैं, स्टॉक ब्रोकरेज यूज करते हैं या शेयर्स मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो ईटी मनी पे अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा आसान है उन लोगों के लिए। आप एक अकाउंट इमीडिएटली खोल सकते हैं और परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो होता है वो आपको इंस्टेंटली मिल जाता है, और आपकी इन्वेस्टमेंट विद इन अ फ्यू मिनट्स शुरू हो सकती है अगर आप चाहें तो, ऑनलाइन ऑप्शन में ईटी मनी ऐप के ऊपर। और आप अगर चाहें तो आप ऑफलाइन अपने बैंक से भी खरीद सकते हैं। बिल्कुल, तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको ऑनलाइन आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो ईटी मनी ऐप पे जा सकते हैं, वहाँ पर बहुत इजी प्रोसेस के जरिए आप एनपीएस का अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बैंक जाना प्रेफर करेंगे तो आप अपने बैंक के जरिए भी ये अकाउंट खोल सकते हैं। संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज समय निकाला और बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। एनपीएस जो बहुत कम लोग हमारे देश में जानते हैं, शायद इस्तेमाल करते हैं, एक अच्छा टूल है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज। Sure, thank you. चलिए